जिस जंगल को बचाने के लिए इतिहास में चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन और रक्षा सूत्र आंदोलन जैसे तमाम प्रयास किए गए थे, जिस जंगल को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा भी प्रयास किए गए थे, आज वही जंगल खतरे में है। वजह साफ है, हमने ही जानवरों के घर उजाड़े, पेड़ों को गिराया और जंगल को नष्ट कर दिया। और जब वही जानवर हमारी बस्तियों में आने लगे तो हमने उन्हें ही खतरनाक और दोषी ठहरा दिया, जबकि असली गुनहगार हम इंसान हैं। कभी इन्हीं जंगलों में एक ऐसा शख्स घूमता था जो शिकारी था, लेकिन जिसने एक आदमखोर बाघिन के आखिरी शिकार के बाद महसूस किया कि असली गलती जानवरों की नहीं बल्कि हमारी मानवीय दखल की है। और इसी सोच ने भारत को दिया पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां कई जानवरों और पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। लेकिन आज वही पार्क अवैध कटाई, अवैध निर्माण और लापरवाही से इतना घायल हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और जंगल को पुनर्जीवित करने का आदेश देना पड़ा। जंगलों की बर्बादी और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की कीमत ही आज हम पहाड़ों में भालुओं और दूसरे जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के रूप में भी देख रहे हैं, जो एक साफ संकेत है कि प्रकृति का संतुलन टूट रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनने की असली कहानी क्या थी और साथ ही जानेंगे एशिया का पहला नेशनल पार्क आज संकट में क्यों है। 1860 के दशक में तराई की जनजाति बुक्सा को ब्रिटिश शासन द्वारा वहां से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद मेजर रैमजे ने जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए खेती और मवेशियों के चरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1869 में इन जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया, जहां सीमित कटाई की ही अनुमति थी। ये यहाँ किए गए सबसे पहले संरक्षण प्रयासों में से एक माना जाता है। उसके बाद उस वक्त वन अधिकारियों E.R. स्टीवंस और E.A. स्माइथिस ने जिम कॉर्बेट की सलाह के साथ इस क्षेत्र की सीमाएं तय की। उसके बाद 1936 में हैली नेशनल पार्क स्थापित किया गया, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इस पार्क की शुरुआत ने एशिया में भारत के सबसे पहले संगठित वन्य जीव संरक्षण की नींव रखी। शुरुआत में पार्क का मकसद था बंगाल टाइगर जैसे बड़े जानवरों को बचाना, नदी किनारे के जंगल और घने जंगलों को सुरक्षित रखना। केवल स्थानीय लोगों को ही यहाँ थोड़ी बहुत लकड़ी काटने की अनुमति दी जाती थी। शुरुआत से ही यहाँ शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आगे चलकर जानवरों को पकड़ना भी पूरी तरह निषिद्ध कर दिया गया था। ये भारत में वन्य जीव संरक्षण की शुरुआती कोशिशों में से एक मानी जाती है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और फिर 1956 में इसे जिम कॉर्बेट के सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट ने इस पार्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कौन है जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था? इस वन संरक्षण में उनकी क्या भूमिका थी, वो तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनने का उद्देश्य क्या था। जब 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क, जो आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया गया था, तब इसका उद्देश्य केवल बाघों या किसी एक प्रजाति की सुरक्षा नहीं था। ये कदम असल में ब्रिटिश कॉलोनियल फॉरेस्ट्री में पैदा हुए एक बड़े पर्यावरणीय संकट की प्रतिक्रिया था। 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत के तराई और भाबर क्षेत्रों में तेजी से वनों की कटाई हो रही थी। रेलवे स्लीपरों के लिए बड़ी मात्रा में जंगल काटे जा रहे थे। इस लगातार शोषण ने तराई के कई हिस्सों को उजाड़ दिया, जल स्रोतों की स्थिति बिगड़ गई और जैव विविधता तेजी से कम होने लगी। बड़े जानवरों, खासकर हाथियों, हिरणों और बाघों की संख्या में गिरावट आने लगी। उस वक्त की ब्रिटिश सरकार भी समझने लगी थी कि अनियंत्रित कटाई और शिकार ने जंगलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जिससे उनका खुद का भी काफी नुकसान होता था। जंगल खाली होने लगे थे, नदियों का प्रवाह बिगड़ रहा था और जंगलों से जुड़ा शुरुआती पर्यटन भी ठीक तरह से विकास नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से 1930 के दशक में हैली नेशनल पार्क बनाने का असली मकसद ये था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए
जहां शिकार बिल्कुल बंद हो, लकड़ी ना काटी जाए और जंगल और जानवर अपने आप फिर से मजबूत हो सके। उस दौर के हिसाब से ये बहुत आधुनिक और नया विचार था, क्योंकि तब तक भारत में संरक्षण का मतलब सिर्फ ये होता था कि शिकार को थोड़ा नियंत्रित कर दिया जाए, ना कि जंगल और प्रकृति की रक्षा की जाए। उस समय इस पार्क को बनाने की एक और बड़ी वजह जल संरक्षण भी था। रामगंगा नदी और उसकी छोटी छोटी धाराएं पूरी तराई क्षेत्र के लिए जीवन रेखा जैसी थी। इन्हीं पर खेती भी टिकी थी और जंगलों का संतुलन भी। लेकिन जब बड़े पैमाने पर पेड़ कटने लगे तो नदी का प्रवाह बिगड़ गया, मिट्टी घुलने लगी और हर मॉनसून में भारी बाढ़ आने लगी। इसलिए जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया तो इसे सिर्फ जंगल बचाने की जगह नहीं, बल्कि एक हाइड्रोलॉजिकल सेंचुरी यानी पानी और नदी तंत्र को बचाने वाला सुरक्षित क्षेत्र माना गया। यहाँ जंगलों की सुरक्षा से न सिर्फ वन्य जीवों को फायदा हुआ, बल्कि धीरे धीरे रामगंगा नदी में भी सुधार होने लगा। अब आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिम कॉर्बेट पार्क को पुनः जीवित करने के आदेश दिए हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पहले हेली नेशनल पार्क, फिर रामगंगा नेशनल पार्क और आखिरी में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे पड़ा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। उसके बाद रामगंगा नदी के सम्मान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और फिर आखिरी में एक ब्रिटिश लेखक, मशहूर शिकारी और बाद में प्रकृति संरक्षण के अग्रदूत बने जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट को लोग अक्सर उस व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिन्होंने भारत में कई आदमखोर बाघों और चीतों को मारा था। जिम कॉर्बेट आज भी गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के दिलों और दिमाग में बसे हैं। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन आसपास के जंगलों में बिताया। वो एक बेहतरीन शिकारी थे। उनके नाम 19 बाघों और 14 तेंदुओं को मारने का रिकॉर्ड भी है। शिकार के दौरान कॉर्बेट अक्सर उन पेड़ों के नीचे सो जाया करते थे जिन पर लंगूर बैठे हों, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आदमखोर बाघ आया तो लंगूर तुरंत शोर मचाकर चेतावनी दे देंगे। कभी कभी वो भैंसों के बाड़े में भी रात भर झपकियां लेते थे, क्योंकि आदमखोर की हल्की सी आहट भी भैंस तुरंत महसूस कर लेती थी और बेचैन होकर हिलने डुलने लगती थी। इस तरह वो शिकार किया करते थे। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के लोगों के बीच मशहूर रहे, क्योंकि यहाँ उन्होंने कई आदमखोर बाघों को मारा था और इसी के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा शिकार किया था जिसके बाद उन्होंने कभी शिकार न करने का फैसला लिया और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ गए। दरअसल वो 1900 दशक का शुरुआती साल था। उत्तराखंड के चंपावत इलाके की हवा तक में खामोशी महसूस होती थी। महिलाएं जंगल जाने से डरती थी और बच्चे बूढ़े घर की चौखट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। और वजह थी एक आदमखोर बाघिन। उस बाघिन ने पूरे चंपावत को उस वक्त दहशत के साये में डाल दिया था। कहते हैं उस बाघिन की दहाड़ रात ही नहीं दिन में भी सुनाई देती थी और वो दहाड़ सिर्फ जंगलों तक नहीं, इंसानी बसावटों तक भी आती थी। 1907 तक जब उस बाघिन ने नेपाल से लेकर कुमाऊं तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी, तब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए थे। जब कहीं भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था, तब कुमाऊं की ब्रिटिश हुकूमत ने जिम कॉर्बेट से मदद मांगी। इससे पहले कई शिकारी और यहाँ तक की फौजें भी असफल हो चुकी थी। अधिकारियों का मानना था कि जंगलों और वन्य जीवन के बारे में कॉर्बेट की गहरी स्थानीय जानकारी उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। जब कॉर्बेट को इस काम की जिम्मेदारी दी गई तो वो इस काम के लिए मान तो गए, लेकिन अपनी शर्तों पर। दरअसल उस वक्त इस शिकार के लिए इनाम रखा गया था, लेकिन कॉर्बेट ने इनाम के लिए शिकार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि घोषित किया गया कोई भी इनाम वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि उनके काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो, इसलिए दूसरे सभी शिकारी दलों को तुरंत हटा दिया जाए। जब उनकी सभी शर्तें मान ली गई तब कॉर्बेट ने मिशन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने बाघिन के द्वारा जो आखिरी हमला किया था उस जगह से उसका निशान ढूंढकर चंपावत के एक कस्बे के पास उस कुख्यात चंपावत बाघिन का पीछा कर उसे मार दिया। उस बाघिन को मारने के बाद जब जिम कॉर्बेट ने ध्यान से देखा तो बाघिन के मुंह के दाहिने तरफ के दोनों ऊपरी और निचले नुकीले दांत एक पुरानी बंदूक की गोली लगने से टूट गए थे।
इसी दर्द और कमजोरी की वजह से वो बाघिन सामान्य शिकार नहीं कर पाती थी और इंसानों जैसे आसान शिकार कर रही थी। इस घटना ने कॉर्बेट को पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने सोचा, असल में गलती इन बेजुबान जानवरों की नहीं बल्कि हम इंसानों की है। उस वक्त उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बेशुमार मानवीय दखल, जंगल काटना और बेतरतीब शिकार वन्यजीवों और उनके घर यानी जंगल पर कितना बुरा असर डालता है। यही वो पल था जिसने उनकी सोच बदल दी और एक समय के मशहूर शिकारी धीरे धीरे एक समर्पित प्रकृतिवादी और पर्यावरण संरक्षण के बड़े समर्थक बन गए। इसी बदलाव की वजह से उन्होंने एशिया के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके निरंतर प्रयासों ने बंगाल टाइगर समेत कई प्रजातियों के जानवरों को बचाने में बड़ी मदद की। बाद में उनके सम्मान में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कॉर्बेट ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि आने वाली पीढ़ियां भी ये समझे कि हम पर्यावरण के संतुलन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध गतिविधियां होती आ रही हैं। अवैध पेड़ काटने की खबरें सामने आती रहती हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए। इसमें उत्तराखंड सरकार को अवैध पेड़ काटने के नुकसान की भरपाई के लिए रिस्टोरेशन वर्क करने और 3 महीने के अंदर सभी अवैध संरचनाओं को ढहाने का आदेश दिया गया है। उनका कहना है कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो ये केवल इको टूरिज्म होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो एक रिस्टोरेशन प्लान तैयार करे और उसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। सिर्फ निर्माण ही नहीं, कोर्ट ने उन पेड़ों और जंगलों की कटाई को भी ध्यान में रखा है जो अवैध टाइगर सफारी या टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए किए गए थे। कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और पाया कि कई पूर्व वन मंत्री, वन अधिकारी और विभागीय कर्मचारी इस अवैध कटाई और निर्माण में शामिल थे। यानी कि न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही बल्कि जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश प्रकृति की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं और ये जरूरी भी है। जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जंगलों में रहने वाले जानवरों के साथ साथ हम इंसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आजकल पहाड़ों में हो रहे जंगली भालुओं का आतंक है। उत्तराखंड में आए दिन भालू के हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्य कारण असामान्य मौसम पैटर्न लग रहे हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है। सर्दियों के देर से आने और बर्फबारी में भारी कमी ने भालुओं के प्राकृतिक जीवन चक्र को प्रभावित किया है। उत्तराखंड के वन्यजीव विशेषज्ञों ने गंभीर चेतावनी दी है कि हिमालयन भालू, जो आमतौर पर नवंबर तक हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते थे, इस साल असामान्य रूप से सक्रिय बने हुए हैं। इस साल ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत कम बर्फबारी हुई है और ठंड भी देर से शुरू हुई। आमतौर पर नवंबर की शुरुआत तक मोटी बर्फ जम जाती है, जिससे भालू अपने बिलों में चले जाते हैं। लेकिन इस बार बर्फ की कमी और जंगलों में भोजन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। नींद की कमी भालुओं को और ज्यादा आक्रामक बना रही है। अब भालू रात में भी खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वन्यजीव संस्थान के रिटायर्ड प्रोफेसर कमर कुरैशी ने बताया कि ये समस्या सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, ये गंभीर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का साफ संकेत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि जंगल, जानवर और इंसान तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम जंगलों को चोट पहुंचाते हैं तो नुकसान जानवरों को ही नहीं, हमें भी होता है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या पहाड़ों में बढ़ते भालू हमले, ये सब एक ही सच्चाई बताते हैं कि प्रकृति का संतुलन टूट चुका है और अब वक्त है इसे दोबारा जोड़ने का। संरक्षण सिर्फ सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी साझा विरासत है, जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।